इसके तुरंत बाद लेखक को अनुमान था कि विदाई का वह प्रेम से ओत-प्रोत भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब अतिथि विदा होता और लेखक उसे स्टेशन तक छोड़ने जाता। पर अतिथि ने ऐसा नहीं किया। वह लेखक के घर पर ही रहा। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि तीसरे दिन सुबह की दिन में अतिथि ने लेखक से कहा कि वह धोबी को कपड़े देना चाहता है। लेखक अतिथि से कहता है कि कपड़ों को किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं, इससे वे जल्दी धुल जाएंगे। लेखक के मन में एक विश्वास पड़ रहा था कि शायद अतिथि को अब जल्दी घर जाना है। लॉन्ड्री पर दिए गए कपड़े धुलकर आ गए और अतिथि अब भी लेखक के घर पर ही था। लेखक अपने मन ही अतिथि से कहता है कि उसके भारी भरकम शीर से सलवटे पड़ी हुई चादर बदली जा चुकी है, परंतु अभी भी अतिथि यही है। अतिथि को देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब गायब हो गई। ठाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर लेखक और अतिथि ने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब वह एक चुप्पी है। हृदय की सरलता अब धीरे धीरे बोरियत में बदल गई। पर अतिथि जा नहीं रहा था। लेखक के मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे। कल लेखक की पत्नी ने धीरे से लेखक से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। लेखक ने कंधे उचका कर कहा कि वह क्या कर सकते हैं। लेखक की पत्नी ने अब गुस्से से कहा कि वह अब खिचड़ी बनाएगी क्योंकि वह खाने में हल्की रहेगी। लेखक ने भी हाँ कर दिया। लेखक अपने मन ही मन कहता है कि अतिथि सत्कार करने की उसकी क्षमता अब समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए थे। अब भी अगर अतिथि नहीं जाता तो हमें लेखक और उसकी पत्नी को उपवास तक जाना होगा। लेखक चाहता है कि अतिथि अब चला जाए। लेखक अपने मन ही मन कहता है कि लेखक जानना चाहता है कि अतिथि को लेखक के घर में अच्छा लग रहा है। दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि अपने खर्राटों से एक और रात गुंजित करने के बाद कल जो किरण अतिथि के बिस्तर पर आएगी वह अतिथि के लेखक के घर में आगमन के बाद पांचवें सूर्य के परिचित किरण होगी। लेखक अतिथि से उम्मीद करता है कि सूर्य की किरणें जब चूमेंगी और अतिथि घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय ले लेगा। लेखक अपने मन ही अतिथि से कहता है कि लेखक जानता है कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर लेखक भी मनुष्य ही है। लेखक कोई अतिथि की तरह देवता नहीं है। लेखक कहता है कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं। लेखक अतिथि को लौट जाने के लिए कहता है और कहता है कि इसी में अतिथि का देवत्व सुरक्षित रहेगा। लेखक अंत में दुखी होकर अतिथि से कहता है, उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो बेटे, इस पाठ में आपने ध्यान से समझा और सुना। तो इसमें कवि कह रहा है कि लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी होते हैं ना, वो भी चांद पर इतनी देर नहीं रुकते जितने समय एक छोटी सी यात्रा करके वो अतिथि उनके घर में आ गया है। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरे ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। तो बेटे, ये जो पाठ था, इस पाठ में यही बताया हुआ है कवि ने कि जब लोग किसी के घर में आ जाते हैं तो उस घर को ऐसे समझते हैं कि बस वो घर अब उनका ही है, तो वहाँ से आकर फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन लेखक का कहना है कि जब आप किसी के घर जाते हो तो ऐसे जाना चाहिए कि अगले को आपकी वजह से कोई भी कठिनाई का अनुभव ना हो। तो लेखक उसके घर में जाता है वो, और काफ़ी दिनों तक जब वही रहता है तो वो भी खिलाते खिलाते इतने तंग आ जाते हैं कि अब उनका सिस्टम बिगड़ने लग जाता है, क्योंकि हर बंदे के पास आजकल महंगाई इतनी है तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि 10 दिन वो कोई भी अतिथि को खिला पिला सकें। तो इस पार्ट में बेटे हमने पढ़ा कि अतिथि कब जाओगे पाठ का वर्णन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो बेटे आपने इसको अच्छी तरह से करना है। धन्यवाद।